हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा कि मार्कस जी कहते हैं कि प्रत्येक परिवर्तन आर्थिक शक्तियों का परिणाम है और मार्कस जी ने उत्पादन संबंधित और आर्थिक प्रणालियों के आधार पर इतिहास को 5 युगों में बांटा। आज इस वीडियो में हम इन्हीं 5 युगों को समझेंगे। जैसे पहला युग वो बताते हैं आदिम साम्यवादी युग। देखिए, आदिम साम्यवादी युग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस युग में कहीं ना कहीं जो स्वामित्व जैसे निजी जो स्वामित्व जैसी बातें नहीं थी और किसी भी प्रकार का कोई शोषण और शोषित वर्ग भी नहीं था। क्योंकि क्या होता था कि इस युग में ये इतिहास का प्रारंभिक युग था और इस युग में उत्पादन का मुख्य साधन पत्थर के औजार और धनुष बाण थे। इस युग में मानव मछली मारकर शिकार करके और कंदमूल फल एकत्रित करके जीवन यापन करता था। तो इस तरह से उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता था। इसीलिए ही तो समाजशास्त्री मार्कस जी इसे साम्यवादी युग कहते हैं, क्योंकि इस युग में सभी लोगों का यानी सभी मानव का किसी भी वस्तु पर सामूहिक रूप से स्वामित्व होता था। दूसरे प्रणाली में मार्कस जी दासत्व युग को रखते हैं। इस युग में परिवर्तन होने लगा। अब व्यक्ति पशुपालन और कृषि कार्य करने लगा और हाथ से बनी जो कलाकृतियाँ थी इन्हें बनाने लगा और इन सभी कलाकृतियों और हास्य शिल्पों का कहीं न कहीं उदय हुआ। निजी संपत्ति की विचार ने भी जन्म ले लिया तब और श्रम विभाजन भी पनपने लगा। जिन व्यक्तियों का भूमि और उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता था वे दूसरों को अपना दास बनाकर उनसे बलपूर्वक काम कराने लगे और समानता जो होती थी पहले आदिम साम्यवाद में वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। समाज में स्वामित्व और दासत्व 2 वर्ग पनपने लगे। दासों का शोषण प्रारंभ होने लगा और वर्ग संघर्ष भी इसी युग से प्रारंभ होने लगा। तीसरा युग जो था मार्कस जी बताते हैं वो था सामंतवादी युग। इस युग में उत्पादन के साधनों पर राजाओं और सामंतों का अधिकार हो गया और जो भूमि थी वो कहीं न कहीं सामंतों के हिस्से में होती थी। तो वो क्या करते थे, किसानों को रखते थे। सरफस भी कहते थे, अर्धदास किसान भी कहते थे। और फिर वो क्या करते थे, उन्हें रख के खेती भी करवाते थे और ज़रूरत पड़ने पे उन्हें लड़ने के लिए भी भेजते थे और बदले में वेतन या भूमि के छोटे मोटे टुकड़े उनको दिया करते थे। तो इस तरह से इस युग में शोषण बहुत भयंकर था और कहीं न कहीं शोषण और शोषित वर्ग 2 वर्ग इस युग में ज़्यादा देखे गए। वहीं चौथे युग में मार्कस जी पूंजीवादी युग में रखते हैं। इस युग में क्या हुआ कि धीरे धीरे कहीं न कहीं जो सामंत वगैरह थे उन्होंने उत्पादन की प्रणाली को बढ़ाने के लिए मशीनीकरण धीरे धीरे बढ़ने लगा उनमें और कहीं न कहीं जो मुट्ठी भर लोग थे वो और पूंजी की वजह से और मशीनीकरण होने की वजह से और उत्पादन और से अधिक जैसे जैसे वो जल शक्ति का उपयोग करके करने लगे तो इस तरह से पूंजीवादी युग पनपने लगा। और इस युग में श्रमिक थे उनका शोषण अन्य युगों की भांति इस युग में और होने लगा, ऐसा मानते हैं मार्कस जी। और फिर क्या हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार ही राज्य व्यवस्था, कला, नैतिकता, साहित्य और दर्शन की में भी परिवर्तन हुए। अब फिर आता है 5वां युग जो कि समाजवादी युग है। पूंजीवादियों के शोषण को समाप्त करने के लिए ही श्रमिक वर्ग में चेतना आई। वे क्रांति करने लगे और पूंजीवादियों को उखाड़ फेंकने के लिए हमेशा प्रयत्न करने लगे। इस संघर्ष में श्रमिकों की विजय भी हुई। समाजवादी की स्थापना थी जो सोचते थे वो करने लगे और श्रमिकों का अधिनायक जो कार्य था वो कहीं न कहीं सफल हुआ। वे कहीं अधिनायक के रूप में मतलब आगे बढ़ने लगे। उत्पादन के साधनों पर राज्य का सामूहिक अधिकार होने लगा और जो शोषक और शोषित वर्ग थे वो समाप्त हो गए और वर्गहीन समाज की स्थापना हो गई। इस युग में व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना होगा और उन्हें आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं मिलेंगी। मार्कस के समाजवादी समाज की अवस्था रूस और चीन और पूर्वी यूरोपियों में भी आई है और शेष में अभी नहीं आई है, यानी बहुत से देश अभी इस अवस्था में नहीं है। मार्कस इतिहास को आर्थिक व्याख्या के आधार पर पूंजीवादी का अंत और साम्यवाद के आगमन की संभावना को बताते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक युग में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं
जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं, और कुछ शेष जो व्यक्ति होते हैं वे साधन विहीन होते हैं। इन दोनों वर्गों में हमेशा से ही संघर्ष होता रहेगा। यानी जब इन दोनों वर्गों में वर्ग संघर्ष चलेगा तो फिर साम्यवादी युग आ जाएगा और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी उस देश या उस समाज में, ऐसा मानते हैं मार्कस जी। अब हम मार्कस द्वारा प्रस्तुत किए गए इतिहास की भौतिकवादी या फिर आर्थिक व्याख्या की कुछ आलोचना भी देख लेते हैं। पहला है, आर्थिक तत्व पर अत्यधिक और अनावश्यक बल दिया गया। यानी कि इस पॉइंट में ये बताते हैं सभी विद्वान कि मार्कस ने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैधानिक ढांचे में परिवर्तन के लिए आर्थिक तत्व को उत्तरदायी माना है, जो मतलब आवश्यकता से अधिक उस पर बल दिए हैं। इससे क्या होता है कि भौगोलिक, संख्यात्मक और सामाजिक तत्व की अवहेलना हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भौगोलिक, जनसंख्यात्मक और सामाजिक तत्व भी परिवर्तन लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे पॉइंट में विद्वान कहते हैं कि आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या असंभव है। यानी कि मार्कस जी ने सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या आर्थिक तत्वों के आधार पर ही की है, लेकिन ये उचित नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध का संन्यास, मराठों का पतन, भारत विभाजन, अरब इजराइल युद्ध, पद्मिनी का जौहर आदि घटनाओं का आर्थिक व्याख्या से कोई लेना देना नहीं है। इनमें कहीं भी आर्थिक व्यवस्था आती ही नहीं है। और तीसरे पॉइंट में, यदि जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान से द्वेष के कारण गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित न किया होता तो भारत का इतिहास ही दूसरा होता। आज शायद भारत की वो दुर्गति नहीं होती जो दुर्गति हुई। यदि 1917 में जर्मन सरकार ने लेनिन को रूस में लौटने की अनुमति दे दी होती तो शायद रूस में जार का शासन आज भी चल रहा होता। यदि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने विवाह किया होता और उसके संतान होती तो शायद इंग्लैंड का एकीकरण नहीं हो सकता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कहीं न कहीं मार्कस जी ने संयोग के तत्व की उपेक्षा की है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास के लिए। और चौथे पॉइंट में, मार्कस जी के इतिहास के कालक्रम अनुपयुक्त। यानी कि मार्कस ने मानव इतिहास को 5 युगों में बांटा। उनके क्रम से कई विद्वान असहमत हैं, क्योंकि वे पूंजीवाद के बाद साम्यवादी युग आने की बात कहते हैं। लेकिन रूस में क्या हुआ और चीन में जहां साम्यवाद है वो उस प्रकार के पूंजीवादी युग के बाद नहीं आया है जिसकी कल्पना मार्कस जी ने कहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई पूंजीवादी व्यवस्था के बाद इस चीज़ की कल्पना नहीं देखने को मिलती है। ये दोनों ही कृषि प्रधान देश थे, न कि औद्योगिक दृष्टि से पूर्ण विकसित देश थे। और 5वें पॉइंट में विद्वान बताते हैं, आलोचना करते हुए मार्कस जी का, कि इतिहास का राज्य विहीन समाज पर आकर रुकना ये संभव नहीं है, क्योंकि मार्कस इन्हें इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देते हैं। इतिहास का विकास राज्य विहीन समाज के निर्माण पर रुक जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। जिस द्वंद्ववाद के कारण अन्य युग बदले उसी आधार पर यह युग भी तो परिवर्तित होगा, किंतु मार्कस जी ने इस पे कहीं भी ज़्यादा जोर नहीं दिया है। मार्कस का यह कहना है कि उपयुक्त नहीं है कि आर्थिक शक्ति के द्वारा ही राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है, स्थिति इसके विपरीत हो सकती है। तो ये बात तो वे स्वयं कह रहे हैं, तो फिर इसमें आर्थिक स्थिति कहाँ है? कहीं भी नहीं है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो मार्कस जी की ये इतिहास की भौतिकवादी की जो व्याख्या है ये पूरी तरह से सभी समाजों पर नहीं सटीक बैठ रही है। इस तरह से कार्ल मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या आज यहाँ पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा।